कोई भी नकार नहीं सकता। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का जो कंसेप्ट है ये भारत में 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं था कि उस प्रोजेक्ट में जो टीचर्स की जो पोस्टें थी वो अलग से बनाई जाएगी। ये सब गलत बात है, ये चीजें आज सब प्रूव हो चुकी हैं। जो एसएसए लागू हुआ था उसका मेन मोटिव था शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और शिक्षा तब तक नहीं बढ़ सकती जबकि वहां स्कूलों में टीचर मौजूद नहीं होगा। तो एसएसए में एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि जो टीचर पीपल रेशियो है वो 1:40 होगा। हर 40 बच्चों के बीच में एक टीचर अपॉइंट किया जाएगा। और इसके लिए जब उन्होंने ऐसा किया, सारी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतने फाइनेंस नहीं है कि हम इतने टीचर अपॉइंट कर सके। तब उन्होंने क्या किया, तब अंडर एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जहां फंडिंग मिक्स होती है, कुछ फंडिंग देती है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ प्रोजेक्ट देता है, और डीएफआईडी एजेंसी यूके की वो देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसमें उन्होंने बजट को बांट लिया। तब था 75-25 का बजट। 75% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% देगा स्टेट में यूटी भी बीच में आते हैं। तब प्रोजेक्ट शुरू किया। सारी यूटी थी, आपकी राज्य सरकारें थी, वो सारी इस बात को मान गई कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। क्यों? पैसा जो आएगा बंट के आएगा, सेंटर से भी आएगा, और कुछ होगा हम देंगे, इससे सरकार का फायदा भी होगा। जो टीचर उनको शिक्षा विभाग के अंदर रखने होंगे, अब उसकी फंडिंग उनको कहीं बाहर से आ रही है। प्रॉब्लम ये आई, खासकर ये प्रॉब्लम जो नोट की गई वो पंजाब की नोटिस की गई चंडीगढ़ में और पंजाब में। चंडीगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान 2003 में लॉन्च हुआ। 2003 में उन्होंने पोस्टर निकाली। 2005 में पहली सिलेक्शन हुई, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में और 13 में लास्ट सिलेक्शन हुई। 6 बार सिलेक्शन इसकी हो चुकी है। प्रॉब्लम यह आई, इन्होंने एमएचआरडी के इंस्ट्रक्शन से पूरे भारत में इन्होंने बनाई स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी, जो हर राज्य में अलग अलग नाम से है। चंडीगढ़ में एसएस सोसाइटी है, पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी है, दोनों ही सोसाइटी है। और ये सारी सोसाइटियां 1860 का जो एक्ट है उसके अंडर बनाई गई थी। सोसाइटी बनाने का मेन मुद्दा था कि जो पैसा आएगा सेंटर से, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, डायरेक्ट ना दिया जाए। डायरेक्ट देंगे तो ऑडिटिंग में प्रॉब्लम आएगी कि ऐसे पैसा कौन सा था और शिक्षा विभाग का पैसा कौन सा था। तब उन्होंने सिस्टम बनाया कि वो पैसा सारा किसको दिया जाएगा, जो सोसाइटी स्टेट में बनाई गई है उनको दिया जाएगा। राज्य सरकार भी अपना पैसा देगी शेयर सोसाइटी के अकाउंट में, और केंद्र सरकार भी देगी। साल में ये 4 बार देगी, 4 क्वार्टर में पैसा आता है। बजट भी आपका 4 क्वार्टर में आता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप उस बजट के थ्रू आप बहुत सारे काम करोगे। उसमें एक छोटा सा काम होगा टीचर की अपॉइंटमेंट का, जो आपके बजट का तकरीबन 70% रेशियो है। अभी पंजाब का जो एसएससी का बजट ले लो, चंडीगढ़ का ले लो, उस बजट में 70% पैसा जाता है टीचर्स की तनख्वाहों पर। ये राज्य सरकारों क्या था, एक सपोर्ट। तो चंडीगढ़ में जब लॉन्च 2003 में सोसाइटी इन्होंने बनाई, एक गलती इन्होंने की, टीचर्स की अपॉइंटमेंट सोसाइटी के अंदर कर दी। क्यों? जान के नहीं की, इनको एक्चुअली पता ही नहीं था। उनको लगा सोसाइटी नहीं बनाई है तो शायद पोस्टें भी इनकी होंगी, जबकि टोटली गलत बात है। क्योंकि जो पैसा एसएसए के अंदर आता है उसमें से बच्चों के यूनिफॉर्म का, टीचर्स ग्रांट का, स्कूल ग्रांट का और इतने सारे पैसे आते हैं। जब वो सारा पैसा शिक्षा विभाग के स्कूलों पे लगता है, वो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है, तो टीचर सेपरेट हो ही नहीं सकते। ये एक लॉजिक है छोटा सा, जो हमने बाद में इनको समझाया, इनको बताया। आप भी देख सकते हैं एसएससी की वेबसाइट दिल्ली की ssa.nic.in पे चले जाओ, पंजाब एसएससी वेबसाइट चले जाओ, वहां सब आपको रिटर्न में आपको पीडीएफ एक मैनुअल मिलेगा, मैनुअल फॉर फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट। उस मैनुअल में आप देख लोगे कि सोसाइटी के पास उन्होंने बजट बनाया हुआ है। एक कॉलम है मैनेजमेंट कॉस्ट, आपको दिख जाएगा आसानी से। मैनेजमेंट कॉस्ट के अंदर सोसाइटी जो भी इंप्लॉय रखती है वो सिर्फ 6% बजट में आना चाहिए। सपोज करो आपके साल का बजट है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 6% होता है 6 लाख। तो सोसाइटी सिर्फ उन 6 लाख के अंदर ही इंप्लॉय हायर कर सकती है, उसके ऊपर नहीं कर सकती। जबकि आप लोगों की तनख्वाह का हिस्सा 70% है, तो ये पहला पॉइंट है, ये उसको हायर कर ही नहीं सकती। लॉफुल पॉइंट है ये। कोर्ट में भी ये पॉइंट आराम से कंटेस्ट हो जाएगा, और ये सारी बात आप खुद भी मान चुके हैं इस बात को। तो इस हिसाब से आपकी की गलत अपॉइंटमेंट। ये सारी पोस्टें किसको दी गई थी, वहां के शिक्षा विभाग को पोस्टें दी गई थी, जो आज मेजॉरिटी आरटीए रिप्लाई से क्लियर हो चुका है। पंजाब सरकार को जो कम्युनिकेट किया था एमएचआरडी ने, उस लेटर में क्लियर किया हुआ था कि अगर पंजाब सरकार ने जो सेपरेट एसएससी सेक्टर बनाया हुआ है, ये रूल्स के खिलाफ है। जो टीचर सिर्फ टीचर है, आप उसको ऐसे टीचर कह ही नहीं सकते। ये टोटली गलत डेफिनेशन है। यहां कोई ऐसे टीचर नहीं है, ना पंजाब में, ना चंडीगढ़ में, ना पूरे भारत में। टीचर सिर्फ टीचर है, और टीचर अपॉइंट करने की अथॉरिटी सिर्फ एक को होती है, वो वहां का शिक्षा विभाग होता है। तो इस तरह से जो चीजें कंसेप्ट थी, जो डाउट था, ये सब हमने क्लियर करवाया उनको। आज रिटर्न फॉर्म में है, और हमने ये पूरे भारत में जैसे टीचर हैं उन सबके साथ रिकॉर्ड शेयर किए हुए हैं।
पंजाब में है, आपके यूनियंस है, दोनों को शेयर किए हुए हैं हमने। उसके अलावा अंडमान निकोबार में शेयर किया हुआ, मेघालय में है, त्रिपुरा में है। इन सभी स्टेट्स में और महाराष्ट्र में जिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगे, हमने उन सबको डॉक्यूमेंट भेज दिए। जब भी आते हैं हमको डॉक्यूमेंट शेयर करता कि लड़ाई में ये डाउट ना रहे, आप रेगुलर होने की मांग इसलिए नहीं कर रहे कि भाई आपके 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। आप इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि आप डे 1 से रेगुलर थे। जिस दिन अपॉइंट हुए आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भाग होना चाहिए था, वो गलती उनकी है, आपकी नहीं है। अगर हम देखे चले 8 साल मुझे हो गए हैं, 4, 5, 3 साल आपको हो गए हैं, टेक्निकली आप डे 1 से रेगुलर हैं। आप तो ये कह रहे हैं अपनी गलती ठीक करो। हम ये नहीं कह रहे मांग लें आपसे कुछ, हम कह रहे हैं आपकी गलती है, आपने टीचर सोसाइटी के अंदर अपॉइंट किए, आप शिक्षा विभाग के अंदर अपॉइंट करने चाहिए थे, अपनी गलती वो ठीक कीजिए। इसमें कोई टेक्निकल हिचअप नहीं है। कारण है आपकी अपॉइंटमेंट एज पर जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है। यही एसएसए ने कहा था कि जब शिक्षा विभाग टीचर अपॉइंट करेगा उसमें उस राज्य के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। जिसका पालन चंडीगढ़ में हुआ, जिसका पालन पंजाब में हुआ, आप सब जानते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और जो शिक्षा विभाग के अंदर जो एम्प्लॉय रखते हैं पहले 2, 3, 2.5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन ने फॉलो की हुई है, सिर्फ एक नहीं फॉलो की जो मैंने बताया, जो आप शिक्षा विभाग के अंदर ही रखा, आपको सोसाइटी के अंदर उन्हें अपॉइंट कर दिया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आप डे 1 से रेगुलर हैं। फिर कुछ लोग, मैं आपके फेसबुक पेज लगातार पढ़ता हूं यूनियंस के, उसमें रोज के रोज डाउट निकलते हैं। मैं देखता हूं कई बार मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करता, कई बार कर देता हूं। जो पहला डाउट निकलता है वो है सीटेट का। जो टीचर अपॉइंट किए पूछते हैं कि हम रेगुलर हो जाएंगे तो हमें सीटेट लगेगा, हम पे हमारे पास सीटेट लगेगा, सीएसएस वाला पे लगा दिया। तो मैंने उनको ये बताया जो सीएसएस की स्कीम थी वो डिफरेंट थी, आप उसको एसएस से कंपेयर मत करो। एसएस स्कीम के अंदर जो पॉलिसी थी, जो नियम थे, वो सारे डिफरेंट थे, उससे सीएसएस का कोई जिक्र नहीं है। और अब जो सीटेट वाली बात है मैं आपको क्लियर कर दूं, सीटेट में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। केंद्र सरकार ने जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया, शिक्षा का अधिकार, उसमें इन्होंने नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन को एकेडमिक अथॉरिटी बना दिया। ये जो एजेंसी सरकार की ये टीचर की क्वालिफिकेशन फिक्स करेगी। और उस एजेंसी ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, आपको नेट में मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है जो टीचर 23 अगस्त 2010 की से पहले की या उस डेट में ऐड के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है, जरूरत नहीं है। और ये चीजें रिकॉर्ड में है। चंडीगढ़ में थोड़ी समस्या आई थी, अफसरों ने पूछा था, हमने उनको दिखा दिए, वो मान गए आराम से, क्योंकि नियमों का देखकर अवहेलना वो भी नहीं कर सकते। तो इसमें आप भी डाउट मत रखिए। और वो टीचर जिनकी एडवर्टाइजमेंट 23 अगस्त के बाद आई है, वो सरकार की उसमें प्रेरोगेटिव है, सरकार की मर्जी है। वो चाहे तो सीटेट लागू करवाने कह भी सकती है उनको, या फिर केंद्र सरकार से मंजूरी लेके उसको भी ऑफ कर सकती है। इसका प्रोविजन भी एसएसए में है और आरटी एक्ट के अंदर है। आरटी एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ बनता है, ये हमारा खासकर आरटी एक्ट है, इसका कोई प्रोविजन उन टीचरों के खिलाफ नहीं जा सकता जो ऑलरेडी नौकरी पे लगे हुए हैं। नेगेटिवली इन पे इंपैक्ट उसका नहीं पड़ सकता, ये भी रूल में लिखा हुआ है। तो अगर किसी के मन में ये धारणा आती है 31 मार्च के बाद हम रिलीव हो जाएंगे, तो इस तरह की सोचना मत। ये धारणा जो आपकी 31 मार्च से आपके मन में आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि जो पिछले 6 महीने से हमने लगातार एमएचआरडी से हमारा कॉन्टैक्ट रहा है, वहां के अंडर सेक्रेटरी से, वहां के एडिशनल सेक्रेटरी से हम उनसे मिलकर भी आए थे और पंजाब का रेफरेंस भी हमने उसमें लगाया था, ताकि ये रिकॉर्ड जब बने तो आपके काम भी आ जाए। तो उस रिकॉर्ड में ये बात टोटली क्लियर हो गई कि जो टीचर है वो टीचर है, कोई सोसाइटी का टीचर नहीं है। ये गलती पंजाब ने की है, ये गलती चंडीगढ़ ने की है, और उसका रिजल्ट आज सामने आया है जब 6 जनवरी को एमएचआरडी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि जब ये बजट लेने जाएंगे मार्च के महीने में, तो उस वक्त हमें सेपरेट कॉलम नहीं चाहिए कि एसएससी का बजट, ये शिक्षा विभाग के टीचर का बजट, वो दोनों टीचर का बजट क्या होगा, इकट्ठा होगा। वहां डाउट क्यों आए टीचर के मन में? उन्होंने ये लिख दिया जब तक 2 तरह की पोस्टें होती हैं, एक पोस्ट जो शिक्षा विभाग के अंदर है और दूसरी पोस्ट जो एसएसए के अंदर स्टेट को दी गई है, जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पूरी फंडिंग वाली जो जिसका सैलरी खर्चा शिक्षा को देता है उन पोस्टों को नहीं भरता, हम और फंडिंग नहीं करेंगे। यहां टीचर्स के मन में डाउट आया, उनको लगा कि जो टीचर एसएससी के अंदर लगे हुए हैं 31 मार्च के बाद उनको तनख्वाह उनको नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट गलत था, यहां समझने में गलती हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले अपनी पोस्टें फिल करे, जो स्टेट बजट की पोस्टें हैं, तब हम नई पोस्टों की फंडिंग देंगे, पुराने की नहीं। क्योंकि पुरानी करने लग गए तो पूरे भारत में तकरीबन 10 लाख पोस्टें हैं जो एसएससी की सैंक्शन हुई है, तो 31 मार्च को सारे स्कूल खाली हो जाएंगे फिर तो।
तो कौन पढ़ाएगा स्कूलों में? तो ये बात टोटली गलत है। तो अपना ध्यान इस तरफ मत लगाइए। आपका ध्यान सिर्फ सिंगल है। मेरे हिसाब से आपका काम तो बहुत आसान है, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। आप तो कह ही रहे कि नई पॉलिसी बनाओ, आप तो वो कह रहे हैं जो पॉलिसी एमएचआरडी ने बनाई हुई है, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न में दी हुई है, आप उसका पालन करो। सबको रिटर्न में लिखा हुआ है, पोस्टें शिक्षा विभाग की, उनकी सैलरी सर्विस कंडीशंस वहां की स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन के बराबर। तो आप 2 डिमांड क्यों करते हो, 4 डिमांड क्यों करते हो कि रेगुलेशन करो, पे स्केल दो, मैटरनिटी लीव दो? मैं कह रहा हूं सारी डिमांडें छोड़ दो। आपकी डिमांड सिर्फ सिंगल होनी चाहिए, रेगुलर को, दैट्स ऑल, उसके ऊपर नहीं। जब आप 4 डिमांड बोलोगे वो 1 दे देंगे, पहली छोड़ देंगे, ये 3 छोड़ देंगे आपको। आप सिर्फ एक ही डिमांड मांगो रेगुलेशन की। अगर शिक्षा विभाग के अंदर रेगुलर हो गए तो बाकी वो तो अपने मिल जाएंगे आपको, पीएफ मिल जाएगा आपको, उसके अलावा मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है, अर्न लीव है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो जरूरत नहीं अच्छे डिमांड लगाने की। आपकी डिमांड, मैं आपके यूनियन वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करो आपकी डिमांड में सिर्फ सिंगल डिमांड हो। सरकार भी देखे कि ऑप्शन ही नहीं कोई भी, एक ही चीज मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ मांग नहीं रहे, तो डिमांड भी आप एक ही रखो। बाकी ये है, हम आपके यूनियन से इन टच हैं, जो भी हेल्प हमसे मिलेगी हम जरूर करेंगे। और इसमें कोई भी नियम कानून के बारे में आप किस तरह डाउट मत रखना, क्योंकि आपका काम नियरली कंप्लीट है। सिर्फ सरकार की तरफ से एक स्टैंप की देर है। उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग होगी, या जो यहाँ की एसएसए एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में एजेंडा पास होगा कि सेंटर ने ऐसा कहा है लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमें चल गया पता, अब हम ऐसा करेंगे। इन सारे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अंदर लेकर आएंगे। सो एक छोटी सी कोशिश रह गई है, और मेरा एक सजेशन है कि टाइम आप लोगों के बहुत कम है, शायद 1 मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। सो आपको जो करना है उससे पहले करना है, उससे पहले कोर्ट में बिल्कुल मत जाइएगा। 1 मार्च तक नहीं करते तो सरकार बहुत जल्दी नहीं करेगी, फिर आप कोर्ट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी डाउट नहीं होगा। अगर आप कोर्ट में बाद में जाते हैं वहां भी काम हो जाए, लेकिन उससे पहले नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले नहीं। उसके लिए जब आपकी मीटिंग्स होती हैं 15 दिन में या 16 दिन में एक मीटिंग हो जाती है आपकी, तो वो जो 16 दिन का टाइम पीरियड है वो लूज करने का टाइम हमारे पास नहीं है। सो मेरी कोशिश है कि आप 2 तरह से अप्रोच कीजिए। एक अप्रोच आपकी रहनी चाहिए पंजाब सरकार पे, दूसरी एमएचआरडी में। एमएचआरडी ने लेटर इशू किया था 2013 में, उस लेटर को हवाला बनाओ और सारे टीचर मिलकर एमएचआरडी को लिखो। एक टीचर लिखता है, यूनियन वाली 10 लिखते हैं। अगर सोचो हम तो 1300 लोग थे, हमने 1300 लोगों ने एमएचआरडी को लिखा। रिजल्ट हमारे सामने है, हमारी फाइल एमएचआरडी में अप्रूव हो चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव हो चुकी है। वो फाइल सिर्फ अब दोबारा एमएचआरडी में आनी है। एमएचआरडी लेटर इशू होना है कि हमने पोस्ट सैंक्शन कर दी है एजुकेशन विभाग को, इन टीचर्स को यहां शिफ्ट किया जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। जब हम 1300 लोग एक काम कर सकते हैं, आप 14000 क्यों नहीं कर सकते? सोचो जरा, 14000 लेटर जब उनके पास पहुंचेंगे, अफसर भी बचेंगे इन चीजों से। कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो इनको जारी करेंगे। लेटर होगा आपका जो एमएचआरडी ने स्टेट गवर्नमेंट पंजाब सरकार को दिया था, वो आपके पास है। उस लेटर को बनाओ हवाला और सब शिक्षक बैठ के एमएचआरडी को लिखो, साथ में पंजाब सरकार को भी लिखो, तो क्यों नहीं होगा? अगर हम 1300 टीचर ये काम कर सकते हैं तो आप 14000 जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।